हाँ, नमस्कार जी। अब हम हाइबरलर के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। हाइबरलर ने पहले तो स्थिर लागतों के अंतर्गत, फिर बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब हम घटती लागतों के अंतर्गत सिद्धांत को देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि घटती लागतों के अंतर्गत प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम एडिशनल यूनिट x की प्राप्त करना चाहते हैं तो y की त्याग की गई मात्रा डेल्टा y1 है। जब हम B बिंदु से C बिंदु पर जाते हैं तो x की मात्रा पहले से बढ़ जाती है और उसको प्राप्त करने के लिए त्यागी गई मात्रा पहले से कम हो जाती है, अर्थात डेल्टा y2 का मान कम हो जाता है। इसी प्रकार जब हम C बिंदु से D बिंदु पर जाते हैं तो डेल्टा x3 का मान अधिक हो जाता है, जबकि डेल्टा y3 का मान और कम हो जाता है। तो घटती लागतों के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 का मान लगातार कम होता चला जाता है। साथ ही साथ डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 जो वस्तु हम गेट कर रहे हैं, पा रहे हैं, उसका मान लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बदले में जो हम त्याग कर रहे हैं, y का त्याग कर रहे हैं, उसका मान लगातार देखिए कम होता जा रहा है। इट मीन्स हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंटिन्यू कम होती चली जा रही है। इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, अर्थात ये जब भी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है मतलब घटती लागतों को स्पष्ट करेगा। सिद्धांत को आगे हम बढ़ाते हैं। किस प्रकार ट्रेड हाइबरलर की घटती लागतों के अंतर्गत किस प्रकार ट्रेड किसी देश के लिए लाभान्वित करता है, इसको हम टेस्ट करेंगे। हमने दो देश लिया है, कंट्री ए और कंट्री बी। हमने दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक ए बी लिए हैं और दूसरे में हमने सी डी लिया है। ए बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है कि ए देश में एक्स वस्तु की अवसर लागत कम है क्योंकि हम इसका उत्पादन अधिक कर सकते हैं दिए गए संसाधनों से। वहीं वाई वस्तु का उत्पादन कम कर सकते हैं, अर्थात इसकी अवसर लागत ज्यादा है। लेकिन व्यापार न होने की स्थिति में हमारा संतुलन बिंदु E1 है, अर्थात यही उत्पादन बिंदु है, यही उपभोग बिंदु है। हम x की इतनी मात्रा OX1 मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं और उतना उपभोग कर रहे हैं, और Y1 की इतनी मात्रा का उत्पादन और वही को उपभोग कर रहे हैं। इस प्रकार हम IC1 तटस्थ वक्र पर रहते हैं, जहां जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को घरेलू मूल्य रेखा स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार यहां पर हम स्पष्ट कर चुके हैं कि E1 प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पॉइंट है जो कि IC1 पर है। OX1 और OY1 दोनों का हम प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को दिखा रहा है। इसी प्रकार हम बी कंट्री की स्टडी करते हैं। बी कंट्री का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व CD है। ये दिखाता है कि Y की अवसर लागत कम है। देखो Y की अवसर लागत कम है जबकि X की अवसर लागत अधिक है क्योंकि हम दिए गए संसाधनों से इसका उत्पादन कम कर पा रहे हैं। व्यापार न होने की स्थिति में हमारी घरेलू मूल्य रेखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को E2 बिंदु पर काट रही है, अतः E2 बिंदु हमारा प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पॉइंट है, अर्थात हम x की OX2 मात्रा, y की OY2 मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं और उसी का उपभोग कर रहे हैं, जिससे हम IC2 पर स्थित है। हाइबरलर का अवसर लागत सिद्धांत ये बताता है कि जिस वस्तु की अवसर लागत कम हो उस पर श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करना चाहिए। यहां पर हम देखते हैं कि ए देश में एक्स वस्तु की अवसर लागत कम है इन द रिस्पेक्ट ऑफ वाई कमोडिटी, अतः हम एक्स वस्तु पर स्पेशलाइजेशन करते हैं। अतः हमारा ये बी पॉइंट जो होता है ये प्रोडक्शन पॉइंट है। हमने सारे संसाधनों को एक्स वस्तु उद्योग से निकाल करके हमने कहां लगा दिया,
हमने वाई वस्तु उद्योग से निकाल करके कहां लगा दिया, हमने एक्स वस्तु उद्योग में लगा दिया। अतः ये अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा हुई। अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा डोमेस्टिक प्राइस लाइन से इसका स्लोप अधिक है, मतलब एक्स वस्तु का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य अधिक है। इस प्रकार हमने उत्पादन ओ बी एक्स वस्तु का कर लिए। हमने X3B वस्तुओं का इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर दिए और बदले में X3E3 वाई वस्तु का इंपोर्ट कर लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो E3 X3B ट्रायंगल है। हम X3B वस्तु का X वस्तु का निर्यात करते हैं, बदले में E3 X3 का आयात करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा कल्याण का स्तर IC1 से इंप्रूव होकर के IC3 में चला जाता है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार से ए देश को लाभ प्राप्त होता है, वो भी घटती लागतों के अंतर्गत। इसको हम देख सकते हैं कि नया प्रोडक्शन पॉइंट बी पॉइंट हो गया जो यहां पर है, एंड E3 कंजप्शन पॉइंट है जो कि यहां पर है। हमने X3B को एक्सपोर्ट किया, किसका, एक्स वस्तु का, बदले में X3E3 का इंपोर्ट किया जो कि वाई है। इस प्रकार हमारे देश का कल्याण का स्तर अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के अंतर्गत इंप्रूव हो जाता है। इसी प्रकार जब हम बी कंट्री की स्टडी करते हैं तो बी कंट्री की अवसर लागत वाई वस्तु में कम थी, अतः सी उत्पादन बिंदु होगा। व्यापार त्रिभुज हमारा CY2 और CY3 एंड E4 होता है। हम CY3 का एक्सपोर्ट करते हैं वाई वस्तु का, बदले में Y3 E4 का इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा कल्याण का स्तर IC2 से इंप्रूव होकर के IC4 में चला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बी देश का भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण कल्याण का स्तर पहले से इंप्रूव हो जाता है। अतः घटती लागतों के अंतर्गत एक देश को उस वस्तु के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को अपनाना चाहिए जिसकी अवसर लागत कम हो। ए देश को एक्स वस्तु में अवसर लागत कम थी और बी देश को वाई वस्तु के उत्पादन में अवसर लागत कम थी। अतः ए देश एक्स वस्तु को निर्यात करता है और बदले में बी देश से वाई वस्तु का आयात कर लेता है, और इसी प्रकार बी देश वाई वस्तु का निर्यात करता है और बदले में ए देश से एक्स वस्तु का आयात कर लेता है। इस प्रकार दोनों देशों का कल्याण का स्तर बढ़ जाता है और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। अतः हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत घटती लागतों के अंतर्गत भी इंप्लीमेंट होता है। थैंक यू।